बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, यानी आज हमारे पास सेकंड ईयर केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 7 है उसको आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब सेकंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था, टोटल 16 चैप्टर्स हैं। उन 16 चैप्टर्स में से जो चैप्टर नंबर 7 है, यहाँ से स्टार्ट होती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी चैप्टर 7 से चैप्टर नंबर 13 तक ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 से। हम आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, लेक्चर नंबर 1 हमारा। तो इसको जब हम स्टार्ट करते हैं तो इसका हम सबसे पहले पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूँ कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में आपको मैं एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास कंपाउंड्स, अगर हम कंपाउंड्स की बात करते हैं तो जो अर्ली केमिस्ट थे तो उनका ख्याल था कि जो कंपाउंड्स हैं वो होते हैं दो तरह के, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और एक होते हैं साथ में इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी दो तरह के कंपाउंड्स में इनको डिवाइड किया गया था ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे, एक हमारे पास होती है वाइटल फोर्स थ्योरी। आज हम वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया था और कौन साइंटिस्ट था जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया और कैसे रिजेक्ट किया, आज हम ये भी पढ़ने वाले हैं। उसके साथ हम पढ़ेंगे कुछ कंपाउंड्स के बारे में, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मॉडर्न डेफिनेशन क्या की गई थी, आज ये भी पढ़ेंगे। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की मॉडर्न डेफिनेशन है ये क्या, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। कुछ बेसिक चीज़ें हैं हमारे पास। तो सबसे पहले अगर जब इसको हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, तो जो अर्ली केमिस्ट थे, आज से तकरीबन ये 200 साल पहले की बात है, मोर देन 200 ईयर्स अगो, मोर देन 200 ईयर्स अगो, यानी कि आज से तकरीबन 200 साल पहले जो अर्ली केमिस्ट थे, अर्ली केमिस्ट्स क्लासिफाइड कंपाउंड्स on the basis of their origin and properties। अब देखें ना, जो अर्ली केमिस्ट से तकरीबन ये 200 साल पहले की बात है, मोर देन 200 ईयर्स अगो, अर्ली केमिस्ट क्लासिफाइड कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन एंड प्रॉपर्टीज़। यानी जो अर्ली केमिस्ट थे उन्होंने कंपाउंड्स को दो क्लासेस में किया था डिवाइड। किस बेस पे, यानी उन्होंने दो क्लासेस कैसे बनाई थी, उसकी दो वजूहत थी। नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन और नंबर 2 ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे लफ्ज़ है ओरिजिन। ओरिजिन से मुराद है कि जो कंपाउंड्स थे उनको कहाँ से हासिल किया, यानी उनके सोर्सेज क्या थे, उनको कहाँ से हासिल किया गया था, इसको हम कहते हैं ओरिजिन। और साथ में उनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं, इन दो बेसिस पर जो कंपाउंड्स हैं उनको क्लासीफाई किया गया था। और जब इनको क्लासीफाई किया गया था तो इनकी बेसिकली 2 क्लासेस थी। देयर आर 2 क्लासेस, या हम कहेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। यानी कि जो अर्ली केमिस्ट से उन्होंने ओरिजिन और प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर जो कंपाउंड्स थे उनको 2 क्लासेस में डिवाइड किया था। अब वो 2 क्लासेस कौन सी थी, इसमें से जो नंबर 1 पे हमारे पास आता है, इसको हम कहते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और उसके बाद हमारे पास जो नंबर 2 पे आता है, इसका नाम होता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि जो अर्ली केमिस्ट थे उन्होंने कंपाउंड्स को, उन्होंने कहा था कि कंपाउंड 2 तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं।
अब हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये बेसिकली होते क्या हैं, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम पढ़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। अब देखना ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या थे। जो अर्ली केमिस्ट थे उनका ख्याल था, वो कहते थे कि दोज कंपाउंड्स obtained from living things, यानी ऐसे कंपाउंड जिनको हम हासिल करते हैं लिविंग थिंग्स मतलब जानदार, जैसे उसमें क्या आते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। यानी जो अर्ली केमिस्ट थे उनका ख्याल था कि दोज कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, यहाँ पे लफ्ज़ है लिविंग थिंग्स, जिसको हम कहते हैं जानदार, यानी ऐसे कंपाउंड्स जिनको हम हासिल करते हैं जानदारों से। जानदारों में क्या शामिल हैं, प्लांट्स और एनिमल्स, यानी पौधे और जानवर, यानी ऐसे तमाम कंपाउंड्स जिनको हम पौधों से और जानवरों से हासिल करते हैं वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। वर कंसीडर्ड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि जो अर्ली केमिस्ट थे उनका ख्याल था कि वो तमाम कंपाउंड जिनको हम हासिल करते हैं जानदारों से, लिविंग थिंग्स से, जैसे पौधे और जानवर वगैरह, उन तमाम कंपाउंड्स को वो कहते थे ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब जैसे हम कौन सी चीज़ें हासिल करते हैं पौधों से और जानवरों से, उसमें जैसे अगर हम एग्जांपल्स दें, फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम बात करते हैं बटर, जिसको हम आम ज़बान में उर्दू ज़बान में कहते थे मक्खन। अब जो बटर है ये हम हासिल करते हैं जानदारों से, ये भी क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद जैसे चीज़, जिसको उर्दू ज़बान में आमतौर पर पनीर कहा जाता है, अब ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम हासिल करते हैं जानदारों से। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं तो कॉटन की, जिसको हम कपास कहते होते हैं। और आपको पता है कि हम कपास क्या है, पौधा, ये प्लांट है, तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्लूकोज। अब ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता था, यानी कि वो तमाम कंपाउंड्स जिनको हम हासिल करते हैं जानदारों से, पौधों से और जानवरों से, वो उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड समझा जाता था, जिसमें शामिल हैं, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, बटर, उसके बाद चीज़, कॉटन, ग्लूकोज। ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम पौधों से या जानवरों से हासिल करते हैं, इसलिए इनको कहते थे और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास नंबर 2 पे थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब नेक्स्ट आता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इसको हम कहेंगे दोज कंपाउंड्स obtained from non-living things, are mineral sources, were considered as इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स।
यानी कि ऐसे कंपाउंड, यहाँ पर लिखा हुआ है दोज कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, यानी बेजान अशिया, यानी ऐसे कंपाउंड जिनको हम बेजान अशिया से यानी नॉन लिविंग थिंग्स से और मिनरल सोर्सेज से हासिल करते हैं, उनको हम कहते थे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अगर हम बात करते हैं इसकी एग्जांपल्स की, जैसे फॉर एग्जांपल अब इसमें हम एक बात करते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl, जिसको आम ज़ुबान में हम नमक कहते होते हैं। अब ये भी क्या है, ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये भी एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। अब ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनको हम हासिल करते हैं पहाड़ों से, चट्टानों से, यानी ये मिनरल सोर्सेज से। तो ये क्या होते हैं, ये एक तरह के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। यानी कि जो अर्ली केमिस्ट थे उनका ये ख्याल था कि ऐसे कंपाउंड जिनको हम हासिल करते हैं लिविंग थिंग्स से, यानी प्लांट्स और एनिमल से, वो होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऐसे कंपाउंड जिनको हम हासिल करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स से और मिनरल सोर्सेज से, वो क्या होते हैं, वो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और उनकी मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं। यानी कि जो अर्ली केमिस्ट थे उनका ये ख्याल था कि हम जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम कभी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल नहीं कर सकते। तो ये जो उनका जो मतलब ये उनका जो कंसेप्ट था ये काफ़ी अर्सा चलता रहा। तो उसके बाद एक आई थी हमारे पास नेक्स्ट वाइटल फोर्स थ्योरी। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी और उसको किस तरह और कैसे और किस तरह रिजेक्ट किया था। अब नेक्स्ट इसके बारे में अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं वाइटल फोर्स थ्योरी के बारे में कि वाइटल फोर्स थ्योरी क्या थी। अब हमारे पास नेक्स्ट है वाइटल फोर्स थ्योरी। दिस थ्योरी was proposed by Berzelius। अब एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बर्जीलियस। बर्जीलियस ने पेश की थी वाइटल फोर्स थ्योरी। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय बर्जीलियस। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इस थ्योरी के मुताबिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली by and within living things and these compounds cannot be manufactured या can be manufactured या can be prepared from inorganic compounds in the laboratory। अब ये हमारे पास है वाइटल फोर्स थ्योरी। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली बाय एंड विद इन लिविंग थिंग्स। यानी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हम हासिल करते हैं सिर्फ जानदारों से। एंड these compounds cannot be prepared and these compounds cannot be prepared from inorganic compounds in the laboratory। यानी कि अब हम यहाँ पर हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी कह सकते हैं और यहाँ पर हम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स भी कह सकते हैं।
एंड फ्रॉम इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इन द लेबॉर्ट्री, यानी कि सादा अल्फाज में जो बर्जीलियस था उसने कहा था कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनको हम सिर्फ हासिल करते हैं जानदारों से, और इनको हम यानी कि इनऑर्गेनिक मटेरियल से लेबॉर्ट्री में खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते। इस थ्योरी का नाम था वाइटल फोर्स थ्योरी, और ये पेश की थी कि बर्जीलियस ने। जब बर्जीलियस ने ये वाइटल फोर्स थ्योरी पेश की तो उसके तकरीबन कई सौ साल तक जो साइंटिस्ट थे वो ये समझते रहे कि हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को खुद लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं कर सकते। फिर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक वोलर, उसने इसको किया था रिजेक्ट। अब उसने इसको कैसे रिजेक्ट किया था, आप नेक्स्ट पढ़ते हैं वोलर्स वर्क। अब एक हमारे पास जो वोलर था ये एक जर्मन केमिस्ट था जिसका नेम था फ्रेडरिक वोलर। सबसे पहले हम कहेंगे ए जर्मन केमिस्ट फ्रेडरिक वोलर। अब देखना ये कौन था, जो फ्रेडरिक वोलर था ये एक जर्मन केमिस्ट था। इसका फुल नेम क्या था, फ्रेडरिक वोलर। रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी यानी कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी इसको रिजेक्ट किया था एक जर्मन केमिस्ट जिसका नाम था फ्रेडरिक वोलर ने इसको किया था रिजेक्ट। अब उसने इसको कैसे रिजेक्ट किया था, ही प्रिपेयर्ड यूरिया। अब जो फ्रेडरिक वोलर था उसने सबसे पहले यूरिया को प्रिपेयर किया था। अब यूरिया क्या था, सबसे पहले बात करते हैं यूरिया के फार्मूला की। इसको जो हमारे पास फार्मूला होता है यूरिया का वो होता है NH2, यहाँ पर लिखते होते हैं ट्वाइस और साथ में यहाँ पर लिखते होते हैं CO। अब ये यूरिया का फार्मूला होता है, यानी जो जर्मन केमिस्ट था फ्रेडरिक वोलर रिजेक्टेड द वाइटल फोर्स थ्योरी, उसने इसको रिजेक्ट किया था। और कैसे किया, ही प्रिपेयर्ड यूरिया फ्रॉम अमोनियम सायानेट। अब जो अमोनियम साइनेट का फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है NH4CNO। यानी कि जो हमारे पास फ्रेडरिक वोलर था जो कि जर्मन केमिस्ट था उसने सबसे पहले यूरिया को किया था प्रिपेयर। अब जो इसमें यूरिया है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यूरिया एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो इसको दुनिया में सबसे पहले लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया गया था। और ये प्रिपेयर किया था फ्रेडरिक वोलर ने। किससे प्रिपेयर किया था उसने, इसको प्रिपेयर किया था अमोनियम साइनेट से। और जो अमोनियम साइनेट है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी फ्रेडरिक वोलर ने अमोनियम साइनेट से प्रिपेयर किया था यूरिया को। यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको दुनिया में सबसे पहली मरतबा लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर किया गया था। किससे, अमोनियम साइनेट से। अब बेसिकली यूरिया कहाँ पे पाया जाता है, अब अगर इसकी बात करते हैं यूरिया की, तो यूरिया इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इज प्रेजेंट इन द यूरिन ऑफ मैमल्स। अब जो यूरिया है, यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी कि हमारे पास जो यूरिया होता है क्या होता है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और किस में पाया जाता है, एंड इज प्रेजेंट इन द यूरिन ऑफ मैमल्स। अगर हम बात करते हैं यूरिन की, जिसको हम जानवरों का अक्सर आम ज़बान में हम गोबर कहते होते हैं, जो जानवरों का गोबर होता है
अब जो लोग गांव से ताल्लुक़ रखते हैं उनको इस बात का बाखूबी इल्म होगा कि हम फसलों में जो खाद डालते होते हैं, खाद उसका नाम होता है यूरिया। पहले ज़माने में जब ये मैन्युफैक्चर नहीं हुई थी, उससे पहले जो जानवरों का गोबर होता है जिसको हम यूरिन ऑफ मैमल्स कहते होते हैं, उसको यूज़ करते थे एज आ फर्टिलाइज़र, और ये जो है आजकल भी फसलों में इस्तेमाल किया जाता है। और आपको पता होगा मैमल्स उन आमतौर पर उन जानवरों को कहते होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते होते हैं, उनको मैमल्स कहते होते हैं। जैसे हमारे पास गाय, भैंस, ऊँट, इस तरह के जो जानवर होते हैं गाँव साइड पे, उनका जो यूरिन होता है, गोबर होता है, उसको फसलों में ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं खाद के तौर पर। तो पहले ज़माने में ये इस्तेमाल करते थे, अब भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब जो बेहतर इसकी फॉर्म है उसको हम कहते हैं यूरिया। और यूरिया को प्रिपेयर किया गया था अमोनियम साइनेट से। अब कैसे प्रिपेयर किया था हमारे पास, उसने जो फ्रेडरिक वुलर था उसने लिया था अमोनियम साइनेट, जिसका फार्मूला होता है NH4CnO। अच्छा, इसमें आपने एक बात का ख्याल करना है कि इसमें C, ये जो कार्बन है यहाँ पर C लिखा हुआ है, ये कार्बन नहीं है बल्कि यहाँ पर ये मिला कि ये साइनाइड ग्रुप है CN, इसको कहते हैं अमोनियम साइनेट। और आपने याद रखना है कि जो अमोनियम साइनेट है ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब उसने क्या किया था वुलर ने, इसकी मदद से उसने प्रिपेयर किया था किसको, आमतौर पर ये जो साइन है ये इस्तेमाल करते हैं हम हीट के लिए इस्तेमाल करते होते हैं। उसने प्रिपेयर किया था यूरिया। अब यूरिया का फार्मूला क्या होता है, इसका ओपन स्ट्रक्चर ऐसे होता है NH2 बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और फिर बॉन्ड NH2, ये होता है यूरिया का फार्मूला। अब यूरिया क्या है, यूरिया जो है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी कि अमोनियम साइनेट ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और इससे जो यूरिया उसने मैन्युफैक्चर किया था वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इस तरह से उसने प्रिपेयर किया था यूरिया को, और यूरिया जो है ये फर्स्ट प्रिपेयर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसको लेबॉर्ट्री में खुद प्रिपेयर किया गया था। अब जैसे ही फ्रेडरिक वुलर ने यूरिया को तैयार किया था अमोनियम साइनेट से, तो जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी इसने उसको रिजेक्ट कर दिया, यानी वो इसने साबित किया कि वो जो थ्योरी थी वो गलत थी। उसने जैसे ही यूरिया को प्रिपेयर किया फर्स्ट टाइम लेबॉर्ट्री में, इसकी प्रिपरेशन के बाद मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर होना स्टार्ट हो गए थे। तो हम कह सकते हैं सिंथेसिस ऑफ यूरिया, millions of organic compounds have been millions of organic compounds have been prepared and analyzed यानी जैसे ही फ्रेडरिक वुलर ने यूरिया को प्रिपेयर किया था, इसकी प्रिपरेशन के बाद मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव बीन प्रिपेयर्ड एंड एनालाइज्ड, इन मिलियंस की तादाद में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे वो बनना स्टार्ट हो गए थे, और ये जो थ्योरी थी वो रिजेक्ट हो गई थी। अगर आप बात करते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर जो कार्बन होता है वो इसेंशियल होता है, यानी कि जितने भी दुनिया में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर जो कार्बन है वो नेसेसरी है, वो इसेंशियल है, वो लाजमी होता है। इन दुनिया में कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है जिसमें कार्बन ना हो, कार्बन इसेंशियल है। कार्बन के अलावा कुछ और भी एलिमेंट्स हैं जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सल्फ़र है, फास्फोरस है और हैलोजन्स वगैरह जो होते हैं ये भी इसमें हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन जो कार्बन है ये लाजमी होगा, तो ये इसेंशियल होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मॉडर्न डेफिनेशन, हमने इससे पहले पढ़ी है कि ओल्ड डेफिनेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, यानी हमने पढ़ा कि ऐसे कंपाउंड जिनको हम
हासिल करते हैं लिविंग थिंग्स से, पौधों से और जानवरों से। अब वो जो डेफिनेशन थी हम कह सकते हैं कि वो भी क्या होती है, रिजेक्ट हो गई थी। अब एक मॉडर्न डेफिनेशन हमारे पास आएगी इसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से। अब देखें नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हवाले से। अब हम पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो मॉडर्न डेफिनेशन थी वो क्या थी। अब नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से अब इनकी मॉडर्न डेफिनेशन क्या बनती है, तो हम कहेंगे ऑल दोज कंपाउंड्स which contain कार्बन। अगर हम बात करते हैं कार्बन की, इसका जो आपने पढ़ा होगा जो सिंबल होता है वो होता है सी, कैपिटल सी जिसको कहते होते हैं। तो हम कहेंगे ऑल दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एज एन इसेंशियल एलिमेंट। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन क्या होता है, इसेंशियल, लाजमी, मस्ट होता है, which contain carbon as an essential element along with हाइड्रोजन जिसका सिंबल क्या होता है H, उसके बाद ऑक्सीजन इसका सिंबल होता है O, नाइट्रोजन जिसका सिंबल होता है N, उसके बाद हम कह सकते हैं सल्फर जिसका सिंबल होता है S, फास्फोरस जिसका सिंबल होता है P, एंड हैलोजेंस जिसको हम आम तौर पर X से शो करते होते हैं। अब हैलोजेंस में क्या होता है, हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन एक साथ में एस्टाटीन वगैरह ये होते हैं। हैलोजन को जनरली X से शो करते होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल दोज कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एज एन इसेंशियल एलिमेंट, यानी जो कार्बन होगा वो तो मस्ट होगा, लाजमी होगा, एसेंशियल होगा। इसके अलावा अलॉन्ग विद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस एंड हैलोजेंस। अब जो मैंने इन एलिमेंट्स की बात की है हाइड्रोजन से लेकर हैलोजेंस तक, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन जो कार्बन है वो लाजमी होगा, वो इसेंशियल होगा इसके अंदर ना। आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन क्या होता है, इसेंशियल होता है। कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, हैलोजन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, लेकिन जो कार्बन है वो इसेंशियल होगा। इनको कहते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात पूछते हैं इसकी, फॉर एग्जांपल हम सबसे बात करते हैं ग्लूकोज। अब ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6। अब इसमें देखें 6 कार्बन एटम्स हैं, 12 हाइड्रोजन है और 6 क्या है ऑक्सीजन। इसमें कार्बन जो है वो मस्ट है, इसलिए ये क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं बेंजीन, जिसका फार्मूला क्या होता है C6H6। इसमें कार्बन भी हैं 6 और 6 हाइड्रोजन भी हैं। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग मीथेन, जिसका फार्मूला क्या होता है CH4। इसमें एक कार्बन है और 4 क्या होते हैं हाइड्रोजन। ये भी क्या है, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इस तरह से हमारे पास ये सारे क्या होते हैं, ये होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। इनमें कार्बन क्या है, इसेंशियल है, मस्ट है, लाजमी पाया जाता है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो कार्बन है वो इसेंशियल होता है, लाजमी होता है, सबसे पहली बात। अब इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं
जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसकी मॉडर्न डेफिनेशन क्या थी। अब हमारे पास नेक्स्ट आएगी मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब नेक्स्ट हमारे पास है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसको किस तरह डिफ़ाइन किया गया था, कैसे हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इसके बारे में पढ़ते हैं तो हम कहेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री which deals with the study of compounds of carbon एंड हाइड्रोजन। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जिनको हम आमतौर पर कहते होते हैं हाइड्रोकार्बन्स भी कहते होते हैं। अब यहाँ पे लफ्ज़ है हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एलिमेंट मौजूद ना हो उनको हम कहते होते हैं हाइड्रोकार्बन्स कहते होते हैं। तो हम कहेंगे द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अच्छा, यहाँ पे लफ्ज़ आया है एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब ये डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? अब अगर आप क्या करें, अगर आप प्योर हाइड्रोकार्बन लें, उस प्योर हाइड्रोकार्बन में से एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम जो है उसको रिप्लेस कर दें किसी और एटम से, तो उसको हम उसका डेरिवेटिव कहते हैं। जैसे आप मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास एक कंपाउंड है मीथेन, जो कि होता है CH4। ये एक प्योर हाइड्रोकार्बन है। अगर हम यहाँ से एक H को हटा दें और उसकी जगह पे कोई और एटम या कोई और एलिमेंट लगा दें, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ CH3, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ Cl, अब ये बनता है क्लोरोमीथेन। अगर यहाँ पड़ता है CH4 वो होता है मीथेन, अब ये CH3 बॉन्ड Cl इसका नाम होता है क्लोरोमीथेन। अब ये क्या है? ये एक डेरिवेटिव है। अब इस Cl की जगह पे कोई और एलिमेंट या मतलब इससे ज़्यादा एलिमेंट्स कोई और चीज़ भी हो सकती है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? ये उनके होते हैं डेरिवेटिव्स कहते होते हैं आमतौर इसको ना। तो अगर हम इसको नेक्स्ट डिफाइन करते हैं तो हम जैसे हम इसको कर रहे थे यहाँ पर डिफाइन हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब यहाँ पर लफ्ज़ आ गया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कहते हैं के अलावा ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन इसमें क्या आते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड CO एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2। यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या होते हैं? ये होते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन। अगर आप देखेंगे तो इसमें भी कार्बन है लेकिन इसमें भी कार्बन, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। हमने जैसा अभी पढ़ा कि दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनमें कार्बन क्या होता है? इसेंशियल। लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी दुनिया में मौजूद हैं जिनके अंदर कार्बन तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा नेक्स्ट कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, वगैरह ETC इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ये मेरे पास है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको दोबारा पढ़ते हैं हम लोग। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। यानी केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड जिनको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स
हाइड्रोकार्बन्स के और उनके डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ते हैं। एक्सेप्ट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ हमारे पास होते हैं कार्बोनेट्स। अगर हम बात करते हैं कार्बोनेट्स की, जैसे हमारे पास एक होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। अब इसमें देखें कार्बन मौजूद है। उसके अलावा नेक्स्ट लिखा हुआ है बाइकार्बोनेट्स। अब हमारे पास कुछ बाइकार्बोनेट्स भी होते हैं, जैसे हम यहाँ लिखते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, ये होगा NaHCO3, इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसके अलावा कुछ और भी कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स होते हैं, जैसे पोटाशियम कार्बोनेट, पोटाशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अब जो कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स हैं, इनके अंदर भी कार्बन तो मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं होते, क्योंकि अगर हम चाहे हम बात करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन की, चाहे हम बात करते हैं कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स की, इनके अंदर कार्बन तो मौजूद है, लेकिन फिर भी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं है, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरह नहीं होती। इसलिए केमिस्ट्री के अंदर इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो है शामिल या इंक्लूड नहीं किया जाता। तो हमारे पास ये मॉडर्न डेफिनेशन थी हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो ये हमारे पास ना कुछ बेसिक, जो चैप्टर नंबर 7 है उससे रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें थी जो कि हमने पढ़ी हैं। इंट्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा शुरू में कि जो अर्ली केमिस्ट थे उन्हें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कैसे क्लासीफाई किया, किस तरह उनको आपस में डिवाइड किया, उनको किसने डिफ्रेंशिएट किया। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने पेश किया और वो क्या थी, उसको किसने रिजेक्ट किया, फ्रेडरिक वूलर ने रिजेक्ट किया था। किस तरह उसने यूरिया को प्रिपेयर किया था अमोनियम साइनेट से, अमोनियम साइनेट जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, यूरिया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पढ़ा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि हमने पढ़ा ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर कार्बन क्या होता है, इसेंशियल होता है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फिर हमने नेक्स्ट पढ़ा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें क्या होते हैं ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या होता है कार्बन और हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन और उनके कुछ डेरिवेटिव्स हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स हैं जिनमें कार्बन तो है लेकिन वो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते, जैसे ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन हो गए, कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स हैं। ये सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शामिल या ऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल नहीं हैं। अब हम नेक्स्ट लास्ट में ये देखते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पेपर्स में जो पास्ट पेपर्स हैं या जो उनमें किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आते रहे हैं और किस तरह के पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, हम लास्ट में इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ना वाइटल फोर्स थ्योरी की। जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस आपके पेपर में आते होते हैं, मैंने जो देखे हैं अब तक, जैसे हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ वाइटल फोर्स थ्योरी, Who rejected the vital force theory? अब इस तरह से भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वोलर्स वर्क इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ वोलर्स वर्क इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वोलर ने जो काम किया था उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये कुछ पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो कि आमतौर पर आपके पेपर में देखे गए हैं और ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आमतौर पर आते होते हैं। इसी के साथ ही आज का हमारा जो टॉपिक है इसको हम यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।